आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बाइक हो तो बुलेट जैसी, और शायद यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज करती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये आइकॉनिक बाइक शायद हमारे बीच आज नहीं होती अगर आइसर मोटर ने इसे नहीं खरीदा होता तो। रॉयल एनफील्ड को दोबारा जिंदा करने के लिए सिद्धार्थ लाल ने वो किया जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। अपने 15 में से 13 बिजनेसेस को उन्होंने बेच दिया था, और इस फैसले को कई लोगों ने आइसर मोटर का सुसाइड नोट भी कहा, और तो और बहुत सारे लोगों ने इन्हें बेवकूफ भी कहा। और उसके तुरंत बाद कंपनी के शेयर लगातार गिरते रहे और हर तरफ आलोचनाएं होती रही। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आइसर मोटर को ही इतिहास के पन्नों में एक नया मुकाम दिला दिया। आज के टाइम पर आइसर मोटर सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि यह भारत की बैकबोन बन चुकी है। इस कंपनी ने लाखों गरीब किसानों को खेती करने का सही तरीका सिखाया, छोटे छोटे व्यापारियों को स्मॉल और मिडिल साइज ट्रक्स दिए, और इनकी बसें और हैवी ट्रक्स को अपनी डेली लाइफ में रोड पर गुजरते हुए देखते ही रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे आइसर मोटर ने तुरंत आजाद हुए भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब हमारा भारत 200 साल की गुलामी से आजाद हुआ था। उस टाइम पर हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर पूरी तरीके से डिपेंड करती थी। किसान पुराने मैनुअल तरीकों से खेती किया करते थे। उस टाइम पर इंडिया में एग्रीकल्चरल मशीनरी की भारी कमी थी, जिसकी वजह से उनका काम बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता था और प्रोडक्शन भी काफी लिमिटेड रह जाती थी। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंडियन बिजनेसमैन मनमोहन लाल ने 1948 में गुड अर्थ नाम का एक कंपनी शुरू किया, जिसका काम जर्मनी और अमेरिका से ट्रैक्टर्स को इम्पोर्ट करके उन्हें अपने देश में बेचना था, ताकि खेती में लगने वाले मेहनत को कम किया जा सके। और एग्रीकल्चरल कंट्री होने की वजह से बहुत ही ज्यादा जरूरी भी था। लेकिन उस वक्त दिक्कत ये थी कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। उस समय फार्मर्स की इनकम इतनी लो थी कि महंगे इंपोर्टेड ट्रैक्टर को खरीदना उनके बस में नहीं था। इसी वजह से 1952 से लेकर 1957 के बीच गुड अर्थ कंपनी सिर्फ 1500 ट्रैक्टर, मात्र 1500 ट्रैक्टर ही सेल कर पाई थी। अब यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये थी 4 सालों में मात्र 1500 ट्रैक्टर। अब आज के टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये नंबर काफी ज्यादा कम लगता है, लेकिन उस वक्त के चैलेंजेस को देखते हुए ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो हम आइसर कंपनी की बात कर रहे हैं ना, तो फिर आइसर कंपनी यहाँ पर है कहाँ? असल में यहाँ से हमको टाइम में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, यानी कि टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा पास्ट में। क्योंकि भले ही आइसर कंपनी आज के टाइम पर इंडियन कंपनी के तौर पे जानी जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत जर्मनी में रहने वाले 2 गरीब भाइयों ने की थी। उन दोनों भाइयों का नाम था जोसेफ आइसर और अल्बर्ट आइसर। अब यहाँ पर आप स्टोरी में थोड़ा भी कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि आगे चलते चलते सब कुछ कनेक्ट होने लगेगा। असल में 1930 में जर्मनी के एक छोटे से गांव फॉरेस्टर में रहने वाले 2 भाई बचपन से ही अपने पिताजी को लोहार का काम करते हुए देखते हुए बड़े हुए थे। खास करके उनके पिताजी खेती के औजारों को बनाने और रिपेयर करने का काम किया करते थे। अब जोसेफ और अल्बर्ट का जो गांव था ना, वहाँ की मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। इसी वजह से वहाँ के ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड किया करते थे। लेकिन जो प्रॉब्लम इंडिया आजादी के बाद फेस कर रहा था, वही सेम प्रॉब्लम जर्मनी में लोग 20 साल पहले ही फेस कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल उस समय ट्रेडिशनल मेथड जैसे कि बैल और घोड़े का इस्तेमाल करके ही खेती की जाती थी। ऐसे में यहाँ पर आइसर ब्रदर्स ने किसानों को दिन रात खेतों में खून पसीना बहाते हुए देखा, तो उन्हें ख्याल आया कि अगर खेती में हल चलाने और बाकी कामों के लिए कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जो बैल या फिर घोड़े से ज्यादा तेज और ताकतवर हो, वो मशीनें किसानों की जिंदगी बदल सकती है। और फिर अपने इसी सोच को लेकर उन्होंने पुराने टूल्स और मशीनरी के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। फिर इसी तरीके से 1936 में दोनों के दोनों भाइयों ने मिलकर एक ऐसे ट्रैक्टर को मार्केट में उतारा जो कि छोटे किसानों के लिए काफी ज्यादा किफायती थी, क्योंकि यह ट्रैक्टर न केवल कम फ्यूल में चला करता था बल्कि इसे ड्राइव करना भी काफी आसान था। अब वैसे तो इसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए, लेकिन आप महज इसको जान लीजिए कि 1936 में शुरू हुई इस कंपनी ने बहुत ही जल्द जर्मनी से निकलकर ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। यहाँ पर एक तरफ तो आइसर के ट्रैक्टर तेजी से दुनिया में अपनी मार्केट शेयर बढ़ाते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया को एक सस्ते और एफिशिएंट ट्रैक्टर की तलाश थी जो कि हमारे बजट में फिट हो सके। और फिर इसी दौरान आइसर ब्रदर्स ने इंडियन मार्केट में एंटर करने का सोचा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम सरकार ने बहुत ही सख्त इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाकर रखी थी, इसके तहत कोई भी फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट में तभी कदम रख सकती है जब वह किसी इंडियन कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करे। और इसी वजह से आइसर ब्रदर्स को, यानी कि आइसर ब्रदर्स की कंपनी को एक ऐसी इंडियन कंपनी की तलाश थी जिसे इस सेक्टर का एक्सपीरियंस हो बहुत ही अच्छा, और जो इंडियन मार्केट को और इंडियन कस्टमर्स के बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझती हो। और फिर आखिरकार उनकी यह तलाश गुड अर्थ कंपनी पर जाकर रुकी। साल 1958 में आइसर और गुड अर्थ कंपनी ने मिलकर आइसर ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत की। में यह पार्टनरशिप इसलिए किया गया था ताकि भारत में पहली बार ट्रैक्टर की प्रोडक्शन की शुरुआत की जा सके। यानी कि अब गुड अर्थ कंपनी का काम मात्र ट्रैक्टर इंपोर्ट करना नहीं था, बल्कि उनको भारत में मैन्युफैक्चर करना भी था। और इसके लिए फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री स्टेब्लिश की गई कि बहुत ही जल्द भारत की पहली ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर के तौर पे जानी जाने लगी। फिर आता है बहुत ही ऐतिहासिक पल 1959 में, जब फरीदाबाद की उसी फैक्ट्री से भारत का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया। उसका नाम था स्वराज। पहली बार भारतीय किसान
किसानों को एक ऐसा ट्रैक्टर मिला जो कि अफोर्डेबल, रिलायबल और उनकी जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया हो। और फिर इसकी डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि यह ट्रैक्टर पूरे के पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। सक्सेस के साथ ही कंपनी ने अपना नाम बदलकर आइसर ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से आइसर ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड कर दिया। लेकिन 1960 के एंड तक इंडियन ट्रैक्टर मार्केट में कंपटीशन ने जोर पकड़ लिया था। महिंद्रा और एस्कॉर्ट जैसी बड़ी कंपनियों की एंट्री ने आइसर के लिए चुनौतियां खड़ी करनी शुरू कर दी थी और आइसर के सेल्स में लगातार गिरावट आने लगी थी और कंपनी के लिए सर्वाइवल बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन यहीं पर मनमोहन लाल जी ने एक गेम चेंजिंग फैसला लिया। उन्होंने यह समझा कि महज प्रोडक्ट को बेचना काफी नहीं है। अगर आइसर को मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखनी है तो उनको अपनी कोर ऑडियंस यानी कि किसानों के साथ एक बहुत ही अच्छा पर्सनल कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी होगा। लेकिन ये कनेक्शन आखिर बनेगा कैसे? और इसी के लिए उन्होंने अपने सर्विस के नेटवर्क्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने किसानों को ट्रेनिंग देनी भी स्टार्ट कर दी कि कैसे वह खुद अपने खराब ट्रैक्टर की मरम्मत और देखभाल कर सके। और यही पर्सनल कनेक्शन ही आइसर के लिए गेम चेंजिंग साबित हुआ। और फिर इसी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ने आइसर मोटर्स को कंपटीशन में मजबूती से खड़ा रखा और यहाँ पर इन्होंने इंडियन ट्रैक्टर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही बड़ी पहचान बनाई। अब इसके बाद आता है साल 1966 जब मनमोहन लाल के बेटे विक्रम लाल ने कंपनी के ऑपरेशंस को संभाला। विक्रम के नए आइडियाज और विजनरी लीडरशिप ने न सिर्फ आइसर ट्रैक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पूरी तरीके से बदलकर रख दिया था। क्योंकि 1965 से 1975 के बीच विक्रम लाल ने आइसर की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पूरी तरीके से मेड इन इंडिया मॉडल में बदलने का फैसला किया। यानी कि पहले जो पार्ट्स और मैकेनिकल कंपोनेंट जर्मनी से इंपोर्ट किए जाते थे अब वह सभी भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाने लगे। इसकी वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट काफी हद तक कम हो गई थी और पहले जहाँ ट्रैक्टर महंगे हुआ करते थे अब वह सस्ते दामों पर मिलने लगे थे, जिसकी वजह से अब छोटे मोटे किसान भी इसको आसानी से खरीद सकते थे। और इसका फायदा ये हुआ कि खेती में मशीनीकरण का दौर शुरू हो गया था। यहाँ तक कि किसानों की प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक बढ़ गई थी जिससे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। फिर आता है 1980 का वो दौर जब आइसर ट्रैक्टर ने वो कर दिखाया जो उस समय की भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए सोचना भी मुश्किल था, यानी कि ड्रीम करना भी बहुत मुश्किल था। असल में आइसर ट्रैक्टर ने अपनी ही पेरेंट कंपनी आइसर ट्रैक्ट्रॉन को टेक ओवर कर लिया था। मतलब कि जिस कंपनी को दो जर्मन भाइयों ने शुरू की थी वह अब पूरी तरीके से इंडिया का हो चुका था। लेकिन यह सब हुआ कैसे, इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। असल में उस समय अगर देखा जाए तो आइसर ट्रैक्टर का इंडिया का एनुअल टर्नओवर लगभग 80 करोड़ के आसपास था और ये इंडिया का उस वक्त एक जाना माना ब्रांड बन चुका था। लेकिन दूसरी तरफ इसकी पेरेंट कंपनी इकोनॉमिक स्लोडाउन से गुजर रही थी और कंपनी बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना कर रही थी। हालात इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि कंपनी के ऊपर कभी भी ताला लग सकता था। वह इस कंपनी को ऐसे ही बंद नहीं होने दे सकते, इसीलिए उन्होंने फॉरेन बैंक से कुछ लोन लिया और आइसर ट्रैक्टर को टेक ओवर कर लिया। अब वैसे तो देखा जाए तो आइसर का ट्रैक्टर वाला बिजनेस काफी सही चल रहा था और धीरे धीरे इसके मार्केट शेयर में भी इजाफा हो रहा था। लेकिन विक्रम लाल ने महसूस किया कि अगर उन्हें इस बिजनेस वर्ल्ड में कुछ बड़ा करना है सिर्फ ट्रैक्टर पर डिपेंड रहना काफी नहीं होगा बल्कि उन्हें मार्केट में और भी अपॉर्चुनिटीज की तलाश करनी होगी। इसीलिए उन्होंने ट्रक्स और बसेस का भी प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला किया। हालांकि उनका यह डिसीजन बहुत ही जोखिम भरा था क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्टर में पहले से ही कई बड़े बड़े प्लेयर जैसे कि टाटा और अशोक लेलैंड मौजूद जिनसे कंपनी को भारी टक्कर मिलने वाली थी। और इन्हीं से मुकाबला करने के लिए आइसर ने जापान की पॉपुलर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर मित्सुबिशी के साथ 1982 में एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत की ताकि वह इंडियन मार्केट में लाइव कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्शन कर सके। 1982 में शुरू हुई इस जॉइंट वेंचर में मित्सुबिशी ने एडवांस जापानीज टेक्नोलॉजी और डिजाइन एक्सपर्टीज दी, बल्कि आइसर ट्रैक्टर ने इंडियन मार्केट की गहरी समझ और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल किया। उस समय के स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस में फ्यूल एफिशिएंट और अफोर्डेबल ट्रक्स की डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी और फिर इन्हीं को टारगेट करते हुए कंपनी ने अपना पहला LCV लॉन्च किया जिसका नाम था आइसर मित्सुबिशी कैंटर। ये कमर्शियल व्हीकल मीडियम साइज और स्मॉल साइज बिजनेसेस के लिए काफी अच्छा पहल था। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन था, इसको टैकल करने के लिए आइसर को बहुत सारे फंड्स की जरूरत थी। इसी वजह से 1987 में आइसर ट्रैक्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना IPO लॉन्च कर दिया और उसके बाद स्टॉक मार्केट से जुटाए हुए फंड्स से और फिर कंपनी ने इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग अपने ट्रक और बसेस कई तरीके से इनोवेट करना शुरू कर दिया। और इसका असर ये हुआ कि धीरे धीरे इनके लाइट कमर्शियल व्हीकल ने मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी, लेकिन महज कुछ ही सालों तक, क्योंकि 1991 में लिबरलाइजेशन के आने के बाद कंपनी के लिए तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। चल में इस रिफॉर्म के बाद इंडियन मार्केट
फॉरेन कंपनीज के लिए पूरी तरीके से ओपन हो गया था और उन पर लगने वाले रिस्ट्रिक्शन को भी हटा दिया गया था। इस वजह से बड़ी संख्या में फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट में एंटर करने शुरू हो गए थे और इस वक्त आइसर को टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था और कंपनी अभी इन सभी प्रॉब्लम से जूझ ही रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मित्सुबिशी के साथ इनका पार्टनरशिप खत्म कर दिया। असल में दोनों कंपनियों के बीच इंटरनल डिस्प्यूट हो गए थे। आइसर का यह मानना था कि वो इंडियन कस्टमर की जरूरतों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझता है, इसीलिए उसे लोकल मार्केट के हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करने की फ्रीडम दी जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मित्सुबिशी अपने टेक्नोलॉजी और डिजाइन पर पूरा कंट्रोल बनाए रखना चाहता था। यह टकरार धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि 1994 में दोनों कंपनी ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर दिया। इस पार्टनरशिप के एंड की वजह से आइसर को एक बहुत बड़ा झटका तो लगा ही था, लेकिन अच्छी बात तो ये हुई थी कि इस कोलैबोरेशन की वजह से आइसर एडवांस जापानीज टेक्नोलॉजी को बहुत ही गहराई से समझ चुका था। ऐसे में पार्टनरशिप के एंड होने के बाद भी आइसर एलसीवी सेगमेंट्स में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होकर काम करने लगा। लेकिन इसी टाइम पीरियड में ही कंपनी ने एक ऐसा स्टेप लिया जो कि इसकी जर्नी में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ और वो था रॉयल एनफील्ड का एक्विजिशन। पहले तो आइसर मोटर ने एनफील्ड इंडिया के 26% स्टेक खरीदे, लेकिन फिर 1993 में उन्होंने अपनी इक्विटी बढ़ाकर 60% की कर दी। इसके बाद एनफील्ड इंडिया का नाम बदलकर रॉयल एनफील्ड मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया। जी हाँ, वही रॉयल एनफील्ड जो कि आपके और मेरे दिल में राज किया करती है और इंडिया के सड़कों पर भी। लेकिन यहाँ पर एक अलग बात तो यह है कि जिस समय आइसर मोटर ने इसको खरीदा था उस समय रॉयल एनफील्ड कंपनी बहुत ही ज्यादा लॉस में डूबी हुई थी। ऐसे में यहाँ पर सवाल यह आता है कि आइसर मोटर ने इस घाटे में चल रही कंपनी को आखिर खरीदा क्यों? असल में रॉयल एनफील्ड का इतिहास ही कुछ इस प्रकार का था कि लोग इसको दिल से पसंद किया करते थे। वही बाइक थी जो कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश सैनिकों की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बाइक हुआ करती थी। भारत के अंदर भी 1954 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन एनफील्ड को 800 बाइक्स का ऑर्डर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ही जल्द ये बाइक इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन आर्मी सर्विसेज के लोगों के लिए बहुत पसंदीदा बाइक बन गई। इसको अब इंडिया के लोग पावर सिंबल की तरह देखने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे रेट्रो बाइक का फैशन खत्म होने लगा तो ये कंपनी बहुत बड़े लॉस में चली गई थी। लेकिन तब भी आइसर मोटर को ऐसा लग रहा था कि वो इस पर्टिकुलर ब्रांड को एक प्रॉफिटेबल ब्रांड के रूप में फिर से स्टैब्लिश कर सकते हैं और महज इसी वजह से उन्होंने इस डील को फाइनल कर लिया था। लेकिन बहुत सी कोशिशों के बाद भी वह इस कंपनी को प्रॉफिटेबल नहीं बना सके थे और धीरे धीरे इनकी बाइक्स की सेल ड्रॉप होने लगी थी, क्योंकि जहां इनकी कैपेसिटी हर महीने 6000 बाइक्स बनाने की थी वह सिर्फ 2000 में अटक कर रह गई थी। और ऊपर से बाइक्स में बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे थे जो कि आइसर के रेपुटेशन पर इम्पैक्ट डाल रहे थे। ऐसे में सन 2000 में कंपनी के चेयरमैन विक्रम लाल और सीनियर एग्जीक्यूटिव ने मिलकर फैसला किया कि अब उन्हें रॉयल एनफील्ड को बंद कर देना चाहिए। तो उसी टाइम पर विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने, जिन्होंने महज 1 साल पहले ही कंपनी को ज्वाइन किया था, वह आगे आए और अपने पिताजी के पास 2 साल का समय मांगा कि वो इस कंपनी को लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में प्रॉफिटेबल बना देंगे। इस तरीके से रॉयल एनफील्ड की जिम्मेदारी सिद्धार्थ लाल जी के हाथों में आ गई। उन्होंने खुद 1 महीने तक इस ब्रांड की बाइक्स को चलाया और फिर अपने रिसर्च के आधार पर उन्होंने देश के यूथ को टारगेट करने का फैसला किया। बाइक्स में ढेर सारे बदलाव किए और फिर महज 2 सालों के अंदर ही रॉयल एनफील्ड की बाइक्स नए रंग और रूप में फिर से शोरूम के अंदर दिखाई देने लगी, जो कि यूथ के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात थी। अब इसकी सेल्स में बहुत ही जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा था। इसके बाद आया साल 2006 जब सिद्धार्थ को आइसर मोटर्स का सीईओ और एमडी बना दिया गया। लेकिन इन सभी चीजों के बाद उनका सबसे ज्यादा रुझान रॉयल एनफील्ड की ही तरफ रहता था और इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इन्होंने कई सारे ऐसे फैसले किए जो कि बहुत ही ज्यादा विवादित थे, क्योंकि सिद्धार्थ लाल जी ने आइसर के 15 में से 13 बिजनेसेस को हमेशा के लिए बेच दिया था। असल में आइसर ग्रुप, आइसर स्कूल ऑफ डिजाइन, आइसर गुड अर्थ फर्नीचर, आइसर कार्स, आइसर गारमेंट्स, आइसर फाइनेंस, आइसर ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर्स पर काम कर रहा था, जो कि कुल 15 थे। चल में यहाँ पर बेचे गए 13 बिजनेसेस में से आइसर का ट्रैक्टर वाला बिजनेस भी था, जिसने कंपनी की नींव रखी थी। चल में सिद्धार्थ लाल जी का ये कहना था कि ब्रांड्स कंपनी के गहने की तरह होते हैं, इसको कोई भी कभी भी नहीं बेचना चाहता। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे और लॉस मेकिंग बिजनेसेस को रन करने से अच्छा यही होगा कि कुछ चुनिंदा प्रॉमिसिंग बिजनेसेस पर फोकस किया जाए। अब इन 2 प्रॉमिसिंग बिजनेसेस में से एक तो था रॉयल एनफील्ड और दूसरा था आइसर मोटर्स का ऑटोमोटिव डिवीजन, जो कि बसेस और ट्रक्स का प्रोडक्शन किया करता था। साल 2008 में आइसर मोटर्स ने वोल्वो के साथ एक जॉइंट वेंचर कर लिया ताकि वो अपने व्हीकल्स के परफॉर्मेंस और क्वालिटी पर सुधार ला सके। और इस जॉइंट वेंचर से बीई कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड यानी कि VECV की शुरुआत हुई, जो न सिर्फ इंडियन मार्केट के अंदर अपने प्रेजेंस को मजबूत कर चुका है बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने परचम को लहरा रहा है। इसके अलावा सिद्धार्थ जी ने रॉयल एनफील्ड को ग्रो करने में अपनी जी जान लगा दी और इसके लिए आगे चलकर बहुत सारे बड़े बड़े स्टेप लिए भी। 2012 में उन्होंने थंडरबर्ड 350, 500 मॉडल्स जैसे सेक्टर्स पर काम कर रहा था, जो कि कुल 15 थे, लॉन्च किए, जो कि कंपनी की बहुत ही आइकॉनिक मोटरसाइकिल बन गई। इनके इस सक्सेस ने रॉयल एनफील्ड को नई दिशा दी, जिसके बाद क्लासिक 350 ने कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स का दर्जा हासिल कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिद्धार्थ
सिद्धार्थ लाल की नजर सिर्फ इंडियन मार्केट तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे बड़े बड़े और कड़े कदम उठाए। और इसका रिजल्ट सामने आता है साल 2015 में, जब रॉयल एनफील्ड ने आइसर मोटर्स के टर्नओवर में 40% का कंट्रीब्यूशन देकर आपको एक अलग ही हैरत में डाल दिया था। अब अगर यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें, तो पिछले साल रॉयल एनफील्ड ने 9,12,732 बाइक सेल की है, जो कि 2023 के मुकाबले 9% ज्यादा है। जबकि वहीं पर वी कॉमर्शियल व्हीकल भी लगभग 34 कंट्रीज में फैली हुई है। 2017 में आइसर मोटर का रेवेन्यू करीबन 17 बिलियन का था, जो कि महज 7 सालों में बढ़कर 165 बिलियन हो गया था। सिद्धार्थ लाल और उनकी टीम ने यह दिखा दिया कि अगर आप एक क्लियर विजन, डायरेक्शन और एक सही डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़े एक ही रास्ते पर, तो फिर किसी भी चुनौती को बड़ी ही आसानी से पार किया जा सकता है। वैसे अगर आप यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की पूरी कहानी जानना चाहते हो, तो आई बटन पर क्लिक करके रॉयल एनफील्ड की इस वीडियो को देख सकते हो, जहाँ पर मैंने पूरा स्टोरी एक्सप्लेन किया है। वैसे आज के लिए धन्यवाद।